आज से 30 साल पहले तक पोलैंड के बारे में लोगों की सिर्फ एक ही राय थी कि इस मुल्क में सस्ती और अनक्वालिफाइड लेबर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन पिछले 30 सालों में पोलैंड ने खुद को इस काबिल बना लिया है कि अब बहुत जल्द उनके बारे में ये राय चेंज हो जाएगी। पिछले 30 सालों में पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा तरक्की इस कंट्री ने की है। पोलैंड ने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन में तो एशियन टाइगर्स जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब तो पोलैंड आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी हब होगा और 2030 तक तो ये यूके को भी पीछे छोड़ देगा। कई सालों तक पोलैंड के हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड लोग जो कंट्री से बाहर जा रहे थे अब दोबारा वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी और बूस्ट कर रही है। अब तो पोलैंड पूरे यूरोप की सबसे ताकतवर मिलिट्री बना रहा है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन जाएगा। तो ऐसी क्या वजह है कि पोलैंड इतनी ज्यादा तरक्की कर गया? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पोलैंड की सारी तरक्की को जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में नाजी जर्मनी के पोलैंड पर कब्जे या वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी 20% पॉपुलेशन को लूज करने के बाद पोलैंड ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन गया और ईस्टर्न ब्लॉक की बाकी कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया। इस दौरान सारा मुल्क पूरी दुनिया से कट चुका था। ना तो किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे थे और ना ही इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी। हालात में बेहतरी ना आने की वजह से लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही नाउम्मीद थे और हालात ये आ गए कि पोलैंड ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सोवियत का मॉडल अडॉप्ट कर लिया, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती है। प्राइवेट बिजनेसेस बिल्कुल खत्म हो चुके थे और क्योंकि पोलैंड सोवियत यूनियन की एक कॉलोनी थी, इसीलिए पोलैंड को हर वो काम करना पड़ता था जिससे सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बेहतर हो। मॉस्को से आने वाला हर हुक्म मानना पड़ता था, चाहे उसकी कोई सेंस हो या ना हो, जिसका नतीजा ये हुआ कि पोलैंड के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भी चीजें नहीं थी। फिर 1989 में पोलैंड समेत तमाम ईस्टर्न कंट्रीज में कम्युनिज्म खत्म हो गया। उस वक्त पोलैंड दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ही गरीब था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस बिल्कुल ही नहीं थे और पोलैंड के लोग तो अभी कैपिटलिज्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं और वो इन बिजनेसेस से प्रॉफिट हासिल करते हैं। 1992 में पोलैंड में सैलरीज कम और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। पोलैंड ने मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री में जिस तरह से कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम कंट्रीज ही कर सकती हैं। इसका सारा क्रेडिट पोलैंड की नई स्ट्रेटजीज को जाता है, जिसमें सबसे अहम अडॉप्टेबिलिटी है। 1990 के बाद कम्युनिज्म से निकलकर कैपिटलिज्म की तरफ आना ये बहुत ही मुश्किल था और इसे अडॉप्ट करने में पोलैंड ने सबको पीछे छोड़ दिया। कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आने के लिए पोलैंड की स्ट्रेटजी में दो चीजें शामिल थी। पहली तो ये कि हर वो चीज जो स्टेट के पास है उसे प्राइवेटाइज किया जाए और दूसरी ये कि उनमें से हर किस्म की करप्शन खत्म की जाए। पोलैंड ने इसे अडॉप्ट तो बाकी कंट्रीज के बाद किया, लेकिन इस पर कंसिस्टेंट रहे। इनकी इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रही। 2004 में पोलैंड यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया, जिसकी वजह से उसे पूरी यूरोपियन कंट्रीज की एक्सेस मिल गई। स्टेबिलिटी और लो लेबर कॉस्ट की वजह से वेस्टर्न यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज पोलैंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज कर रही थी, जिसने पोलैंड की इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने और इसका मेंबर बनने से पोलैंड को एक और फायदा हुआ, क्योंकि यूरोपीय यूनियन वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसमें वेल्थी मेंबर्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फंड्स देते हैं ताकि तमाम मेंबर कंट्रीज में एक बैलेंस बरकरार रह सके, जिसकी वजह से पोलैंड को भी काफी फाइनेंसेस मिले और पोलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स भी बहुत बेहतर हो गए। पोलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसकी यूनिवर्सिटीज का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि स्टार्ट में तो पोलैंड बड़ी कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ लो लेबर कास्ट के लिए ही अट्रैक्ट करता था, लेकिन अब पोलैंड का एजुकेशनल टैलेंट भी अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा रहा है और पोलैंड के इंजीनियर्स का तो पूरी दुनिया में नाम है। इसी की वजह से ही गूगल ने पोलैंड में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाया है। अभी पोलैंड कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से कम अमीर है, लेकिन इसकी ग्रोथ सारे मुल्क के लोगों तक इक्वली पहुंची है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हों। नेटो में शामिल होने के बावजूद भी अपने माजी के एक्सपीरियंस की वजह से पोलैंड ने अपनी मिलिट्री फंडिंग खत्म नहीं की, बल्कि रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद पोलैंड ने अपना मिलिट्री बजट और बढ़ा दिया है। बहुत जल्द पोलैंड अपने टोटल जीडीपी का 5% अपनी मिलिट्री पर खर्च करेगा, जो नेटो में मौजूद तमाम कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। और इन्होंने ऐलान भी किया है कि वो 3 लाख लोगों का आर्म्ड फोर्सेज में इजाफा करेंगे, टैंक्स, फाइटर जेट और दूसरे बेसिक इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे। इस डेकेड के एंड तक पोलैंड के पास यूरोप की सबसे ताकतवर मिलिट्री होगी। ये सब कुछ पोलैंड अपने बॉर्डर्स और अपनी सोवरेनिटी को महफूज रखने के लिए कर रहा है। तो क्या ये सब कुछ करने से कभी पोलैंड अमेरिका से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है?